वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमर अरविंद आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने का प्रयास कर रहे होंगे। युक्ति आईएएस इसी क्रम में एक नवीन प्रयास आप लोगों को सामने लेकर आया है, जिसमें लूसेंट बूस्टर MCQ के नाम से एक सीरीज चलाया जाएगा, जिसमें आपको सभी टॉपिक डिफाइन कर दिया गया था। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक दिए हैं, आप लोग जाके उसे देख लीजिए वो क्या है। जिसमें आपको लूसेंट का टोटल 600 प्रश्न, आप लोगों को 600 प्लस प्रश्न का अभ्यास कराया जाएगा टॉपिक वाइज। जो आगामी जो भी एग्ज़ाम हो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लूसेंट एक भूमिका अदा करता है उसमें, GS के प्रश्न में। तो उसी को ध्यान में रखते हुए यह सीरीज प्रारंभ किया गया है। तो उसे स्टार्ट करने से पहले हम लोग युक्ति आईएएस के बारे में जान लेते वो क्या है, आप लोग के लिए क्या यह प्रयास करके लेकर आया है प्लेटफॉर्म। यह UPSC और स्टेट PCS PT प्लस मेंस का हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल आप लोगों को कराता है। साथ ही साथ ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है, जैसे SSC, बैंकिंग, रेलवे, UPSI, बिहार SI, FCI, DRDO, एयरफोर्स इत्यादि एक्सेट्रा जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उसके भी आप लोगों को टेस्ट हिंदी और इंग्लिश मीडियम विथ सॉल्यूशन आप लोगों को सामने लेकर आया है। तो इससे हमसे जुड़ने के लिए आप या तो गूगल प्ले स्टोर से आप हम लोग युक्ति आईएएस टाइप कीजिएगा, हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी जो इस प्लेटफॉर्म पर सेवाएं दी जा रही है उसका लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ वेबसाइट में आप लोग विजिट कर सकते हैं और वहाँ पर भी सारे जो युक्ति आईएएस के प्लेटफॉर्म पर आप लोग को उपलब्ध कराया जा रहा है, आप लोग वहाँ से इसकी सेवाएं ले सकते हैं। कोई भी क्यूरी हो एग्ज़ाम से संबंधित, कोई भी टेस्ट से संबंधित कोई भी क्यूरी हो, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें तथा जो भी आपकी समस्या उसको सॉल्व की जाएगी। नेक्स्ट है हमारा टैगलाइन है, अभी नहीं तो कभी नहीं, अपना मोबाइल अपना कोचिंग। तो इस स्लोगन के साथ हम लोग आगे बढ़े हैं। अपनी मोबाइल को अपने कोचिंग बनाइए, क्योंकि अब समय आ गया है, मल्टीमीडिया क्षेत्र का समय आ गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। 67 BPSC के संदर्भ में भी सीरीज चलाई जा रही है, जिसका मात्र फी 199 रखा गया है, जिसमें किस टेस्ट का शेड्यूल आप लोगों को तय किया गया है और इस पर बहुत से टेस्ट हो चुके हैं। अब फुल टेस्ट प्रारंभ होगा। तो आप लोग जितने भी अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, आप जल्द से जल्द जुड़े, और जो हमसे जुड़े हैं उनका पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है, उनका इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। तो आप लोग लगे रहिए, आप लोग का PT जरूर होगा। चलिए नेक्स्ट है GS। आप लोग को GS ऑप्शन के संदर्भ में भी चलाया जा रहा है, जिसमें 100 प्रैक्टिस कराएंगे, GS का प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसी प्रकार GS2 का ऑप्शनल पेपर का भी। तो आप लोग इससे जुड़िए, जो भी चीज़ें हैं आप लोग इसका उपयोग जरूर करिए। साथ ही UPSC का भी चल रहा है, UPSC का भी शेड्यूल चल रहा है, जिसमें अकाउंट टेस्ट है। तो इसमें भी आप लोग भाग ले सकते हैं, जिसका मात्र फी 1500 रुपया है। अब चलिए लूसेंट की बात कर लेते हैं। MCQ है, यह क्या है? देखिए, इसमें ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के जितने भी लूसेंट से प्रश्न आते हैं, यह सभी स्टूडेंटों के लिए मानक बुक माना जाता है किसी भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो PT क्लियर करने के लिए सभी अभ्यर्थी इसका उपयोग करते हैं। इसी को ध्यान में रख के, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन छूट ना जाए, इसी को ध्यान में रखकर यह लूसेंट बूस्टर के नाम से MCQ प्रारंभ किया गया है। जो सभी मॉड्यूल, सभी जो सेक्शन है, टॉपिक है, उसके टॉपिक वाइज प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसका मात्र फी रखा गया 199 फी रखा गया। इसमें 600 से अधिक प्रश्न होंगे और जिससे स्कोर आप 67 में या कोई भी हो 1+10 आपका स्कोरिंग रहे, इससे संबंधित बातों को लेकर आया है। तो चलिए, इसके लिए आप ऐप डाउनलोड करिए। ऐप पर आप जाके देख सकते हैं या विजिट कर सकते हैं www.yuktiias.in। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है, इस पर केवल मैं चर्चा करूंगा, आपको इसके संदर्भ में कि आंसर क्या है इसके संबंध में, क्योंकि इसकी विशेष चर्चा आप लोगों को पहले भी बहुत बार की जा चुकी है। तो टॉपिक को बस ध्यान में रख कर ही बनाए गए क्वेश्चन आप लोग से ना छूटे, इसके लिए आप लोग को ये सब लेकर आया गया है। तो आप लोग बस एक्सप्लेनेशन को बस नाम मात्र से इंगित किया गया, आप लोग पेज नंबर बता दिया गया। आप लोग लूसेंट का पेज नंबर वो जरूर आप लोग देख लीजिएगा और वहाँ जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें होंगी आप लोग जरूर उसे आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी मुख्यतः कितने स्रोतों से प्राप्त होती है? मुख्यतः की बात कर रहा है, न कि समग्र बात करेगा या विभिन्न से बोलेगा। तो मुख्यतः अगर बात की जाए तो केवल कितने से? तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन B, ऑप्शन C 3, ऑप्शन D 4। उपयुक्त में से नहीं, एक से अधिक। ये सभी जानते हैं क्या होता है बिहार BPSC में क्या होता है, ये इसलिए ध्यान में रख कर बनाया गया है, नहीं तो ऑप्शन D सभी एग्जामों के लिए होता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन D
चार स्रोत हैं मुख्यतः जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है, जैसे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्विक संबंधित साक्ष्य। प्रमुख रचनाएं इस प्रकार है जैसे वेद, वेदांग, उपनिषद, स्मृतियाँ, पुराण, रामायण, महाभारत। तो आपको मुख्यतः किससे प्राप्त होता है? धर्म ग्रंथ से, ऐतिहासिक ग्रंथ से, विदेशियों का विवरण से और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य जो भी हो उससे संबंधित आपको मुख्यतः 4 से ही प्राप्त होते हैं। इसके और भी पार्ट हैं, सब पार्ट, तो वो अलग सूचनाओं में आ जाता है। तो इसीलिए मुख्यतः यहाँ जब बात की जाए तो केवल 4 ही होगा। या बोले प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय की जानकारी हमें कहाँ से, कितने स्रोतों से प्राप्त होता है, किन किन स्रोतों से प्राप्त होगा, तो वो ऑप्शन ई चला जाएगा। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, यह थोड़ा ट्रिकी प्रश्न के रूप में हो जाता है, नहीं तो आप लोग ऑप्शन ई नहीं चले जाइएगा। इन धार्मिक ग्रंथों से मुख्यतः हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? भारत के राज व्यवस्था कैसा था, धर्म कैसी थी, संस्कृति और उसके सामाजिक व्यवस्था का विस्तृत जानकारी हमें प्राप्त होता है इन सभी स्रोतों से। तो इससे संबंधित आपको जानकारी दें। इसका पेज नंबर आपका लूसेंट का पेज नंबर 1 में यह टॉपिक है, सब टॉपिक दिया हुआ, उसमें आप लोग इसको टैली कर लीजिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऋचाओं का क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को क्या कहा जाता है? तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऋग्वेद कहा जाता है। तो ऋग्वेद क्या है? 62 मुख्यतः आप लोग ऋचाओं के क्रम को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल और 128 सूक्त हैं और 10,662 ऋचाएँ हैं। इससे संबंधित आप लोगों को, जिससे यह मुख्यतः क्या होता है, इस वेद से ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषियों को होत्री कहते थे। और इससे संबंधित जो आर्यों की राजनीतिक प्रणाली और इतिहास, ईश्वर की महिमा इत्यादियों की जानकारी प्राप्त होती थी। तो इससे संबंधित आप लोगों को पेज नंबर 1 में टॉपिक दिया हुआ है, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? क्या है? भारत के भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किसके द्वारा लिखी गई है? आपको ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है डाइमेकर्स, ऑप्शन बी टॉलमी, ऑप्शन सी पिलनी और ऑप्शन डी मेगास्थनीज। उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, टॉलमी होगा। और इसको एक्सप्लेनेशन के तौर पर देखते हैं। 2वीं शताब्दी के तौर पर यह पुस्तक लिखी गई है। 2वीं शताब्दी, सेकेंड शताब्दी के दौर में यह पुस्तक लिखी गई है। तो इससे संबंधित बहुत से और भी विवरण देखने को मिलता है। पेज नंबर 3 में आप जरूर एक बार उसको कवर कर लीजिएगा। यहाँ से एक प्रश्न जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा एग्जाम में, बीपीएससी के एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। इसलिए पेज नंबर 3 अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जिसमें आप लोगों को पेरिप्लस ऑफ एरेथियन सी के चर्चा होगी। उसके बाद पिलनी के बुक का नेचुरल हिस्ट्री का नाम होगा, नेचुरल हिस्ट्री का। फिर मेगास्थनीज के बुक का नाम भी आप लोगों को पढ़ना होगा, जिसमें इंडिका के बारे में, डाइमेकर्स के राजदूत किससे संबंधित था उसके आपको उसका विवरण किस रूप से शामिल है, इत्यादि चीज़ों को आप लोग को कवर कर लेना है। तो पेज 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग कवर कर लीजिएगा। यहाँ से एक जरूर प्रश्न देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, आग का आविष्कार किस काल में किया गया? आग का आविष्कार किस काल में किया गया? ऑप्शन ए पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल, ऑप्शन डी नवपाषाण काल या दक्षिण नवपाषाण काल, या उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पुरापाषाण काल। इसका पुरापाषाण काल क्या है? तो जो पुरापाषाण काल के संदर्भ में आप लोगों को आग का आविष्कार पुरापाषाण काल में और पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ है। यह पेज नंबर 4 में आपको लूसेंट में आप लोग दिया गया है। यह पुरापाषाण काल के संदर्भ में आप लोग को विस्तृत जानकारी, प्रागैतिहासिक काल जो है उसको आप लोग अच्छे तरह से देख लीजिएगा। यहाँ से भी एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे कि आग का आविष्कार कब हुआ, पहिए का आविष्कार कब हुआ, या इससे संबंधित पूर्वपाषाण काल क्या था, इससे संबंधित आप लोग को प्रश्न देखने को मिलेगा। या संस्कृति के संदर्भ में कौन से बर्तन प्राप्त हुए हैं, जैसे मालवा संस्कृति से आपको काला और लाल मृद भांड प्राप्त हुआ, यह आपको प्रश्न पूछ सकता है। या फिर बुर्ज होम से जो प्राप्त हुआ है उस किस प्रकार का मृद भांड था, बर्तन था, तो वो आपको धूसर था।
इस क्रम से आपको पूछ सकता है। और ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से प्रश्न आपको एक जरूर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इसलिए ध्यान से आप लोग इस टॉपिक को जरूर पेज नंबर को आपको कवर कर लेना है, जिसमें आपको दक्षिण नौपाषाण काल और पूर्वी नौपाषाण काल से भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो आप लोग इस टॉपिक को कवर कर लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट प्रश्न है, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया। यह एग्जाम बहुत इजी प्रश्न है, पर एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अगर इस साल प्रश्न नहीं आया तो अगले 1-2 साल में जरूर ये प्रश्न देखने को मिलता है, तो इसलिए रिपीटेड प्रश्न होता है हर एग्जाम के लिए। तो इससे संबंधित क्या ऑप्शन होगा, इसका तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। क्यों, सभी लोग जानते हैं कि मनुष्य ने सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, तांबा का प्रयोग किया था। और औजार किसका था, औजार आपको कुल्हाड़ी का उपयोग किया था, प्रथम औजार कुल्हाड़ी के रूप में, एक्स के रूप में। प्राप्ति स्थल कहाँ था इसका, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो प्रथम औजार मिला था उसका प्राप्ति स्थल क्या था, अतिरकम्पन नाम का एक स्थल है, वहाँ से यह प्राप्त हुआ था, प्राप्ति स्थल कुल्हाड़ी का। तो इससे संबंधित आप लोग को याद रखना है, और पेज नंबर 4 में ये दिया हुआ है, तो आप वहाँ से आप लोग की नोट्स बना लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किस वर्ष किया गया। तो सिंधु घाटी सभ्यता का खोज 1919 में किया गया, या 1920 में, या 1921 में, या 1922 में, में कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा। यह एमसीक्यू के रूप में आप लोगों को शामिल है, इसलिए एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं दिया जा रहा है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर आप लोगों को क्विक अब रिवीजन नहीं होगा। आप लोग इस टॉपिक को आप लोग पहले ही पढ़ लीजिए, सारा मॉड्यूल दिया गया है, टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है आपको पीडीएफ शेड्यूल से। तो शेड्यूल को अच्छे तरीके से रख लीजिए आप लोग, उस शेड्यूल के अनुसार टॉपिक पढ़ते जाइए, प्रश्न आपको मिलता जाएगा। तो चलिए, तो 1921 में कौन किया, दयाराम राय बहादुर दयाराम साहनी थे, उनके द्वारा प्रथम खोज किया गया था। वहीं से सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव हुआ। अब बताइए इसमें पुरातत्व के प्रमुख कौन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए प्रमुख इसमें कौन थे उस पुरातत्व विभाग के। तो इससे संबंधित आप लोगों को मैप एक थोड़ा सा जूम करके मैं दिखा दूं। यहाँ पर सारे जो सिंधु घाटी सभ्यता का है, सारे स्थलों का बोल्ड कर दिया गया है। तो आप लोग इन किस नदी पर है, जैसे मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे या कहाँ पर है, चानोदड़ो कहाँ है, लोथल कहाँ पर है, कलनोको कौन कहाँ पर है, हड़प्पा किधर है, रावी नदी के कालीबंगा कहाँ है, आलमगीरपुर, मांडा कहाँ पर है। तो सारे स्थलों को दे दिया गया। आप लोग इसे अच्छे तरीके से देख लीजिए मैपिंग में, क्योंकि यहाँ से आप लोग को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि हाँ किस नदी के किनारे कौन सा हड़प्पा स्थल है। नहीं तो लूसेंट के पेज नंबर 4 में भी आप लोगों को सारे सीरीज दिया हुआ है क्रम से, नदी स्थल कौन सा था, स्थल कौन है, स्थल कौन सा स्थल है, नदी किस नदी तट पर है, और फिर उसके खुदाई कौन सा किया, कौन व्यक्ति किया और कब किया है, इससे संबंधित या स्थिति या कहाँ है। तो वो आप लोग यहाँ से 1 से 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलता है एग्जाम में। तो आप लोग इस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जुते हुए खेत और नक्काशी वाले ईंटों का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया है। तो इससे संबंधित प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये कहाँ पर आप लोगों का ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कालीबंगन, आलमगीरपुर, दाइमाबाद या धोलावीरा। और ये कमेंट बॉक्स में बताइए धोलावीरा क्यों इस बार महत्वपूर्ण रहा, इस बार चर्चा का कारण क्या था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन ई क्या है, ऑप्शन ई। तो इसमें ऑप्शन आंसर क्या होगा, इसका आंसर कालीबंगा होगा, ऑप्शन ए। क्योंकि यहाँ पर आपको जूते और खेती के नक्काशी ईंटों का प्रयोग के साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। और जो मैं पेज नंबर 4 की जिसमें चर्चा किया वहाँ पर इसलिए आप लोग को वहाँ पर दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर देख लीजिएगा, अच्छे से उसको कवर कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल कौन सी थी। तो गेहूं थी, चना थी, जौ था, सरसों था, या ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई होगा। क्यों, जो सब महत्वपूर्ण था, गेहूं दोनों महत्वपूर्ण ही था फसल, इसकी चर्चा भी अधिक बार मिला है। तो आप लोग एक्सप्लेनेशन के तौर पर ये आप लोग देख सकते हैं, सिंधु और जो फसल की मुख्य फसल थी सिंधु घाटी सभ्यता का, पेज नंबर 5 में इसे आप लोग कवर कर लीजिएगा, वहाँ पर दिया हुआ विस्तृत जानकारी वहाँ से ले लीजिएगा।
नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल आलमगीरपुर किस नदी के किनारे पर बसा। जैसा मैंने बताया कि पेज नंबर 4 में आप लोग को दिया हुआ है विस्तृत, वहाँ से आप लोग कवर कर लीजिएगा। वहाँ से 1 या 2 प्रश्न जरूर आप लोग को देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए हिंडन नदी, घग्गर नदी, भोगवा नदी, मादर नदी या उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हिंडन नदी होगा, आलमगीरपुर। और ये आलमगीरपुर कहाँ है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्योंकि वहाँ तो दिया ही हुआ है। अब इसे आप लोग को मेरठ जिला आप लोग को बता देता हूँ, तो आप राज्य बता सके और कमेंट बॉक्स में बताइए अभी सीएम कौन है उत्तर प्रदेश के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता तौल की इकाई संभवतः कितने अनुपातों में होता था? 10 अनुपात, 12 अनुपात, 14 अनुपात, 16 अनुपात। उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही अनुपात कितना है? 16 का अनुपात में होता था, अर्थात डी में जाएगा आंसर। पेज नंबर 5 में इसका चर्चा किया हुआ इस टॉपिक को, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है वैदिक काल का विभाजन कितने भागों में किया गया है? ये महत्वपूर्ण ही प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस सेशन से, तो इसे देख लेते हैं। ऑप्शन ए, एक सेकेंड, हाँ ऑप्शन ए 1 में विभाजन किया गया, 2 में, 3 में, 4 में, या उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, क्योंकि इसका 2 विभाजन किया गया। उत्तर वैदिक काल को 2 विभाजन किया गया, जिसमें ऋग वैदिक काल 1000 से 1000 ईसा पूर्व के काल के रूप में जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के काल को कहा गया है। तो इस 2 प्रकार से वर्गीकरण देखने को मिलता है। एक कितना, 1500 से आपको 1000 और दूसरा 1000 से लेकर 600 के ईसा पूर्व के काल को के रूप में इसका वर्गीकरण किया गया है। पेज नंबर 6 में इसका विस्तृत चर्चा है, आप लोग वहाँ से देख ले सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वर्षा का देवता किसे कहते हैं? या यहाँ पर आपको प्रश्न यहाँ से भी पूछ सकता है कि सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे, या सबसे अधिक किस देवता का उच्चारण ऋग्वेद काल में किया गया है, वैदिक काल में किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन के तौर पर देख रहे हैं वरुण, ऑप्शन बी अग्नि, सोम, विष्णु। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? वर्षा का देवता कौन हुआ करते थे? ऑप्शन आपको हो जाएगा इसमें, और उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक है ऑप्शन। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इंद्र को बोला जाता था। पेज नंबर 6 में इसकी विस्तृत चर्चा है, आप लोग वहाँ से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को लूसेंट पहले पढ़ लेना है, उसके बाद इस सीरीज को मारना है। इसकी गारंटी है अगर इस सीरीज को करते हैं तो आपका 110 प्लस स्कोर जरूर होगा, क्योंकि स्टेप थ्योरी आप लोग स्टेप बेबी थ्योरी अपनाया गया है, छोटे छोटे स्टेप के साथ बड़े लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए। तो चलिए अब साथ में आप लोग को नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पर है नेक्स्ट है मत्स्य जो महाजनपद की राजधानी कहाँ है? चंपा में, वाराणसी में, श्रावस्ती में, विराटनगर। उपयुक्त में कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर आपको विराटनगर है मत्स्य की राजधानी। तो अब ये राजधानी के संबंध में विस्तृत आप लोग को यहाँ मैप दे दिया गया, इस मैप को देखकर अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा कि सभी राजधानियाँ महाजनपद दे दी गई है। वैसे इसका आपको पेज नंबर 7 में आपको इसकी विस्तृत चर्चा की गई है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, क्योंकि सारे महाजनपद का वहाँ पर विस्तृत चर्चा किया हुआ है। नेक्स्ट है कालीबंगा। नेक्स्ट आप लोगों को ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में विश्व के संरक्षक और पालनकर्ता किसे बोला गया है? मरुत को, विष्णु को, सोम को, इंद्र को। उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विष्णु जी को बोला गया है, ऋग्वैदिक कालीन देवता के रूप में संरक्षक विष्णु को बोला गया है। जैसे 3 देवताओं का वर्गीकरण है, एक संहारक है, एक पालक है, एक निर्मातक है। तो उसमें आपको कौन कौन है कमेंट बॉक्स में बताइए, ये प्रश्न आपको यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, आर्यों का प्रिय देवता या ईश्वर निम्नलिखित में से कौन है? यहाँ से प्रश्न को इंद्र, मित्र, वरुण, सोम या उपयुक्त में से कोई नहीं, 1 से अधिक। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पेज नंबर 6 में आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, इसका प्रिय देवता इंद्र हैं और प्रिय पशु घोड़ा है। थोड़ा सा एडिट है पेपर, जब पीडीएफ जाएगा यहाँ आप लोग चेंज कर लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, क्योंकि पीडीएफ में थोड़ा सा एरर हो गया है। धीरे धीरे सुधार लिया जाएगा सारी चीज़ों को, और तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ युक्ति आईएएस के साथ। और इसको आप लोग ज़रूर आप लोग कवर कीजिए, यहाँ से आप लोगों को प्रश्न इससे बाहर नहीं होंगे, ध्यान रखने की बात है। तब तक के लिए मैं अमर अरविंद आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय हिंद, धन्यवाद।